इराक में अगवा 39 भारतीयों की मौत की कहानी। मैं देखा था भी सर, कहीं की आंखें खुली थी, मुंह भी खुला था, तो गोली लगी थी, खून निकल रहा था। कोई उल्टा पड़ा था, कोई सीधा पड़ा था, सभी के खून निकल रहा था। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर। हरजीत एक ऐसी कड़ी है जो उन 40 में से इकलौता है जो चश्मदीद भी है पूरी घटना का और बचकर भी आया है। आईएस के चंगुल से भागे हरजीत मसीह का खुलासा। और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। मैंने देखी है मौत। सनसनी में आज कहानी उस रहस्य की जो अब तक अनसुलझी है। कहानी इराक में अगवा हुए 40 भारतीयों में से 39 के कत्ल की, जिसे सरकार सच नहीं मानती। लेकिन अब पहली बार कैमरे के सामने आया है आईएस के आतंकियों के चंगुल से भागा वो सबसे बड़ा गवाह, जिसका कहना है कि उसकी आंखों के सामने ही 39 भारतीयों को मारी गई गोली। अट्ठाईस नवंबर 2014 को एबीपी न्यूज में हमने किया था बहुत बड़ा खुलासा। इराक में खूंखार आतंकी संगठन आईएस के कब्जे में 40 भारतीयों में से 39 भारतीयों के मारे जाने का। मौत की यह सनसनीखेज कहानी हमने आप तक 2 बांग्लादेशी चश्मदीदों के हवाले से पहुंचाई थी, जिनका दावा था कि आईएस के खूनी खेल में सिर्फ एक भारतीय जिंदा बचा और उसका नाम है हरजीत मसीह। और अब आईएस के चंगुल से भागे हरजीत मसीह ने भी एबीपी न्यूज के खुलासे पर लगा दी है मुहर। मसीह का कहना है कि उसकी नजरों के सामने ही 39 भारतीयों को गोली मार दी गई। तो फिर हम बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें छूट कर दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएस के चंगुल से बचकर लौटे हरजीत मसीह का कहना है कि उसने मौत को बेहद करीब से देखा है। हरजीत मसीह का दावा है कि इराक में आईएस के आतंकियों के खूनी खेल में उसके सिवा कोई नहीं बचा। मसीह के इस दावे पर सरकार का क्या कहना है हम आपको यह बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इराक में अगवा होने के बाद हरजीत मसीह की खौफनाक आप बीती, वो डरावनी कहानी जिसके खुलासे ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। हरजीत मसीह पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला वही नौजवान जो कर्ज लेकर इराक नौकरी करने गया था और वहीं आईएस के खूंखार आतंकवादियों के चंगुल में फंस गया। 11 जून 2014 को इराक में जिन 40 भारतीयों को आईएस के आतंकियों ने अगवा किया था, हरजीत भी उन्हीं में से एक था। तब हरजीत और उसके साथियों को अगवा करने के बाद आतंकी उन्हें कहां ले गए और फिर उनके साथ क्या हुआ, सुनिए हरजीत की ये खौफनाक आप बीती, वो डरावनी कहानी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। गाड़ी में लेके जब गए वो हमें, तो उन्होंने जब गाड़ी से हमें नीचे उतार के पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारे फ़ोन है पैसे हमें दे दो। हमने जो हमारे पास फ़ोन थे पैसे थे उनको दे दिए। कितने लोग थे वो जो ये मांग रहे थे पैसे और ये इकट्ठे कर रहे थे? जो कुछ लोग तो हमारे पीछे खड़े थे, हम देखा नहीं, 2-3 आदमी हमारे आ गए मांगने के लिए। कुछ आदमी तो हमारे पीछे थे, लेकिन हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा भी कितने आदमी कितने नहीं। लेकिन ये था भी जितने लोग हम थे हमसे वो ज़्यादा लोग थे जो हमारे आपको पीछे। कैसे समझ आया कि वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं? वो लोग तो हिंदी बोलना जानते नहीं, वो अरबी बोलते। 11 महीने सर हो गए हम उधर काम कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी उनकी लैंग्वेज आ गई थी हमें बात करने की, इसलिए हमें पता चल गया कि वो फ़ोन और पैसे मांग रहे हैं। तो हमने उनको दे दिया। फिर जब दे दिया फिर हमें बोले कि आप ऐसे बैठ जाओ, नीचे लाइन बनाओ और नीचे बैठ जाओ। ऐसे लाइन बनवाई या ऐसे ऐसे बस सीधा ही, जैसे हम ऐसे बिठा दिया सभी को बिठा के, और मैं बीच में था, कुछ लोग इधर थे कुछ इधर। आपके अगल बगल में कौन था याद है? ना इतना तो
जी सर, एक तो था, उसका नाम तो नहीं याद। अच्छा ठीक है, तो मैं बिठा दिया। हाँ, नाम तो नहीं याद उसका। वो था, वो बुजुर्ग था वो आदमी वो। तो वो था एक साइड, और एक बंगला का कोई है इधर इंडिया में, पता नहीं। हाँ, बंगाली। कोलकाता का। हाँ जी, वो था कोलकाता एक। का आदमी था। हाँ, वो था एक, दोनों थे मेरे साइड। जब जहाँ से गोली स्टार्ट की उन्होंने मारने के लिए, जो इधर था ना बंगला का मेरी साइड में बैठा, वो नीचे लेट गया। सभी नीचे लेट गए, मैं उनको देख के फिर मैं भी नीचे लेट गया। पहले जब गोली चलाई तो आपको बिठाया गया था? हाँ जी। हाथ पीछे थे? ना बस ऐसे ही, ऐसे बिठा दिया। हाँ, ऐसे चौंकड़ी मार के नीचे बिठा दिया कि नीचे बैठ जाओ। हाथ भी खुले थे, आंखें भी खुली थी, बस नीचे ऐसे बिठा दिया। और बिठा दिया, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बस आपस में बात करते रहे और हंसते रहे, एक दूसरे से बात करते करते। बस यही इशारा करते रहे भी दो पता नहीं क्या करते थे वो अपनी लैंग्वेज में। तो फिर हमें चल ही गया पता भी, अब वो हमें मारने वाले हैं। सभी एक दूसरे को बोलने लगे कि हम अभी मर जाएंगे, अभी तो नहीं छोड़ेंगे हमें वो। जब उन्होंने जहाँ से गोली स्टार्ट की मारने के लिए, तो जो इधर थे ना वो सभी नीचे लेट गए, तो मैं भी नीचे लेट गया। और जो मेरे इस तरफ एक आदमी था ना, थोड़ा बुजुर्ग था, थोड़ा हैवी था। जब उसको गोली लगी तो पता नहीं उसकी ये टांग मेरी पीठ पे आ गई जहाँ पे, तो मैं नीचे लेटा रहा। मुझे पता नहीं जहाँ उसकी टांग पे जो गोली मेरे लगनी थी उसकी टांग पे लग गई या क्या हुआ, मुझे नहीं कुछ पता चला। और वो उन्होंने 2-4 मिनट गोली चलाई होगी, जहाँ 3-4 मिनट, क्या याद पता नहीं। तो मैं वहीं नीचे पड़ा रहा। हरजीत का दावा है कि आईएस के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ये हिम्मत जुटाकर उठा और फिर इसने अपने साथियों को आवाज दी, लेकिन किसी में कोई हरकत नहीं हुई। सभी मारे जा चुके थे। खुशकिस्मती से ये बच गया था और फिर ये वहां से भाग गया। जब उन्होंने फिर गोली चला के चले गए, 10-15 मिनट में नीचे लेटा रहा। फिर मैं देखा आसपास भी कोई भी नहीं था वो आदमी का, तो मेरे आदमी पड़े थे बस नीचे। किसी के कहीं लगी गोली, किसी के किधर उधर, सभी के खून। आपने एक नजर देखा उन लोगों को जब आप उठे? सर देखा मैंने उसको आवाज भी दी कि कोई है। आपने क्या देखा उस वक्त? मतलब एक तो होता है कि लोग सीधे लेटे हुए थे, हाँ, एक होता है कि गोलियां लगी होती हैं तो आदमी को दिखता है कि लहू लुहान लाशें पड़ी हाँ। होती हैं। आपने क्या चीज देखी? मैं क्योंकि दिन था, आपको नजर तो आया होगा। जी, मैं देखा था भी सर, कहीं की आंखें खुली थी, मुंह भी खुला था, तो गोली लगी थी, खून निकल रहा था। कोई उल्टा पड़ा था, कोई सीधा पड़ा था, सभी के खून निकल रहा था। और जो मेरे पास में था ना, जिसकी टांग मेरी पीठ में थी, उसका खून तो मेरे बाजू में लग गया जहाँ। फिर मैं जब उठा अपना उसका खून साफ किया, देखा सभी को, मैंने खून निकला था सभी का। लहू लुहान हालत में हाँ, आपने खुद अपनी देखा, नजर से खुद देखा, ठीक से याद? देखा, खुद ने देखा। फिर आपने क्या किया? कुछ ऐसा भी लग रहा था कि जितने लोग आप थे या जितनी लाइन लगवाई थी उसमें से कम हो सकता है जब आप नीचे पड़े हो तो कुछ लोग आपकी तरह कोई बच गया हो खुशकिस्मत, तो वो उठ के भागा हो। हाँ जी, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता जैसे मैं भागा हूँ, कोई और भी भाग गया हो, क्योंकि देखा है। लेकिन आपको पता जो ऐसा परिस्थिति में तो कहाँ कुछ सोचता है। मैं देखा, बस मारा सा देखा सभी को, सभी। उठने के बाद? हाँ, उठने के बाद सभी। कितने मिनट या सेकंड तक आप वहां रहे मौके पे वही 5-6 सेकंड। 5-6 सेकंड? हाँ, बस 10 सेकंड होंगे। बस आवाज़ दी, में कोई है, किसी ने आवाज़ नहीं दी, मैं वहाँ से निकला। फिर आपको ये डर नहीं लगा कि अभी थोड़ी देर हुई है गए हुए, वो रास्ते में फिर मिल सकते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं आया मन में। आपने अंधेरा होने का इंतजार क्यों नहीं किया? आपने तभी क्यों निकलना ठीक समझा? मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं क्यों निकला वहाँ से, मैं तो बस चली गया वहाँ से। सड़क कितनी दूर थी जहाँ फायरिंग की गई? सर सड़क तो मुझे जाते वक्त मेरे सामने 1-1.5 घंटा लग ही गया होगा, 1 घंटा तो लग गया होगा पक्का। तो आपको वापस सड़क तक पहुँचने में कितनी देर लगी? वही तो जब उन्होंने खड़ा पहले, उस टाइम तो आधा घंटा लगा होगा सिर्फ गाड़ी में। तो जब मैं अकेला गया पैदल, फिर तो 1 घंटा के ज़्यादा ही होगा शायद। कच्चा रास्ता जाता था, पक्का सड़क? नहीं सर, पहाड़ था, पहाड़ी पहाड़ थे, ऊंचा नीची जगह, ऊंची नीची जगह। तो गाड़ियाँ कच्चे रास्ते पे चल के जाती थी? वो गाड़ियों से गए थे ना? हाँ जी सर। तो कच्चे रास्ते पे चल के गई थी या पक्के सर रास्ते? पला क्या, वहाँ इतने लोग मरे पड़े थे ना, उन्होंने रास्ता बना लिया होगा गाड़ी लेके जाके। रास्ते में जब आया इतने लोग पड़े थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। आती बार आपने और लाशें भी देखी? हाँ, बहुत लाशें देखी वहाँ, और भी लोग थे। अंदाजन कितनी लाशें देखी होंगी? क्या बताऊँ, जैसे 100-50 पड़े हैं, थोड़ी गाँव जाऊँ 100 उधर पड़ा है, 100 उधर पड़ा है, ऐसे थे। तो आपको 1 घंटा लगा वापस सड़क तक जी, आने में? रोड पर जाने पे। हरजीत के मुताबिक वो मौत से बचकर बेतहाशा भाग रहा था, लेकिन आतंकियों के जाल से बचना इतना आसान नहीं था।
और फिर भागने की कोशिश में ही वो एक बार फिर आतंकियों के चंगुल में फंस गया। जब मैं रोड पे गया तो पहले तो मैंने टैक्सी को हाथ दिया, कोई टैक्सी रोकी ना। फिर काफ़ी को मैंने इशारा किया कि मुझे पानी दे दो, वो नहीं कुछ तो चलो ठीक है। फिर एक ने पानी फेंका मेरे लिए, एक बोतल। गाड़ी नहीं रुकी लेकिन। गाड़ी नहीं रुकी। पानी भी बहुत गर्म था, उस टाइम तो गर्मी बहुत थी ना, गर्म था। फिर मैं क्या करता, मैं गर्म पानी पी गया। बोतल अपने हाथ में रखी, बोतल को नहीं फेंका, बोतल हाथ में पानी पीता गया। फिर मैं टैक्सी को हाथ देता जा रहा, लेकिन टैक्सी कोई भी नहीं रुकी उस टाइम। एक टैक्सी वाला पता नहीं, उसने टैक्सी रोकी, उसने मुझे बिठाया। फिर उसको पहले बोला भैया पानी है तो मुझे पहले पानी पिला, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। मुझे पूछा तू कहाँ जाना है? बोला मैं एयरबिल जा रहा हूँ, मुझे एयरबिल भिजा दे बस, किस तरह से, कोई भी हालत में। बोला जी तू गलत रास्ते पे जा रहा है, ये रोड एयरबिल नहीं जा रहा, ये गलत रास्ता है। मैं बोला तू जिधर जा रहा है अपने साथ ले जा, मुझे अपने घर रख लियो एक दिन के लिए, तो मैं सुबह अपने घर चला जाऊँगा। को रात तो हो ही गई थी, तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 का टाइम होने वाला था उस टाइम। उसने क्या किया, थोड़ी दूर जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और दूसरी तरफ से गाड़ी, उस गाड़ी में, उस गाड़ी को उसने रोका। पता नहीं उसने क्या बातचीत की उससे भी, कैसा क्या उसको बोला होगा। जब उतरा तो उसने मेरी जहाँ से पकड़ा, मुझे बोला गाड़ी में बैठ। वह आदमी हैवी था, तो मैं तो उसको देख के डर गया, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। मैं उसको बोला भी कहाँ लेके जा रहा है। उसने मुझे फिर डांटा भी, बैठ गाड़ी में चल। तो मैं सोचा बैठ कर, जब बैठा तो उसकी गाड़ी में तो इतना असला था ना, आगे पीछे, तो मैं फिर डर गया, बैठ गया। मैं हो सकता है इसका क्या लेना है, जहाँ गोली मार दी तो जैसे ही करता तो उसकी बात मानता हूँ। उसने क्या गाड़ी में बिठाया, थोड़ी दूर जाके जिन आतंकवादियों ने हम पे गोली चलाई थी ना, हमको मारा था, उन आतंकवादियों को पास मैंने जाकर उन्होंने फिर दे दिया। हरजीत की माने तो आईएस के आतंकियों के चंगुल में दोबारा फंसने के बाद इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संकट की उस घड़ी में भी इसने समझदारी से काम लिया। आतंकियों से इसने झूठ बोला और फिर मौत के चंगुल से बच गया। वहाँ खड़ा हुआ, फिर पूछने रहे पे तू कहाँ से आया है, तू कौन है? मैं बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरा नाम अली है। तो बोला तेरा पासपोर्ट? मैं बोला आपको मालूम है कि जहाँ तो लड़ाई लगी हुई है, तो पासपोर्ट तो मेरा ऐसे भागा तो कहीं गिर गया है, तो अब तू कहाँ जाया? मैं बोला भी मेरे आदमी है कंपनी में बांग्लादेशी, मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो वहाँ बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे गल में लाल दगा था, उसको मैंने किया ऐसे खींच के तोड़ के नीचे फेंक दिया। तो एक मेरे पास आया, बोला क्या फेंका? मैंने बोला कुछ नहीं। उसने टॉर्च मारी नीचे, अंधेरा था काफ़ी, 8-9 का टाइम हो ही गया था आते आते। टॉर्च मारी, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया अभी क्या है क्या नहीं। उसने बोला चले जहाँ बैठ जा, अभी खाना आ रहा है, खाना खा के फिर तुझे छोड़ आएंगे। बैठा रहा 2-4 मिनट, 10-15 मिनट ना, फिर मैं काफ़ी टाइम अपने पास रखा। किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी टांग में ये खून क्यों निकल रहा है? अंधेरा था, किसी को नहीं कुछ पता चला भी क्या है क्या नहीं, अंधेरा था ना, उनकी मारी टाच हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा खून था निकला, तो उस किसी को पता नहीं चला। नाले एक मेरी पैंट भी ब्लैक थी, टी शर्ट भी ब्लैक थी, उनको पता नहीं चला भी क्या है क्या नहीं, अंधेरा तो हुआ था। उन्होंने बस मेरा चेहरा देखा, फिर उन्होंने मुझे खाना खुना दिया। खाना काफ़ी अंधेरा था, खाना कहाँ खाने को मन करता है। मुझे बोला खाना खा फिर तुझे छोड़ के आएंगे। मैं खाना तो ऐसे ऐसे करता रहा, अभी तो सोचेंगे पता नहीं क्यों नहीं खाना खा रहा, या डर गया है किसी बात से, डर है इसको। तो थोड़ा खाना खुना उन्होंने खाया, फिर उनको बोला कि अभी छोड़ दो मुझे, मैं अपने घर जाना है, कंपनी में जाना है। बोले ठीक है। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, अभी गाड़ी निकालने के पहले उन्होंने मेरे हाथ पीछे से बांध दिए, दोनों हाथ कड़ी लगा कर मेरे हाथ बांध दिए। और जो उनका मेन था वो मेरे पास आया, उसको बोला इसको क्यों बांधा, इसको खोल दे, ये आदमी सही है, इसको उसके कंपनी में पहुँचाना है। उन्होंने मुझे खोल दिया, फिर गाड़ी में बिठा लिया। उन्होंने किया थोड़ी दूर जाके ना, फिर एक बिल्डिंग थी, वहाँ जाके मुझे फिर उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ मैंने देखा वहाँ भी अतवादी बहुत आईएस के आदमी थे। मैं देखा अब तो नहीं जाने देंगे, अब तो यहीं मुझे मार देंगे वो। वहाँ देखा आर्मी के लोग उन्होंने बंधे हुए थे, और उधर के भी लोग थे कुछ, उनकी आँखों और हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मतलब कि अब कहीं नहीं जाने देंगे, भी यहीं मार देंगे मुझे वो। फिर मैं क्या किया कि 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया, फिर नीचे अब तुझे छोड़ के आ रहे हैं तेरी कंपनी में। आपसे पूछा गया कि आप किस धर्म के? ना पूछा था वो तो पहले। पे इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे थे वो? पता नहीं, उन्होंने यही पूछा भी हाँ तू सिया है कि सुन्नी है। वो बोला मुझे अरबी नहीं आती, तुम्हारे बाप का नाम है, मुझे अरबी आती नहीं, मैं क्या आपको बताऊँ। इंग्लिश आती, मैं मुझे वो भी नहीं आती, मैं आपको क्या बताऊँ। तू सिया है कि सुन्नी है। चेहरे नंगे थे उनके, तुम देख सकते थे चेहरे? ना, कईयों के नंगे थे, कईयों ने बांधे हुए थे। मुड़ के जब उन्होंने ये पूछा, फिर मुझे नीचे लेके आए। एक टैक्सी खड़ी थी,
मुझे बोला टैक्सी में बैठ जा, तुझे तेरी कंपनी में छोड़ के आ रहे हैं जी आदमी। तो मैं बोला ठीक है। मैं टैक्सी में बैठा, तो जब बैठा ना मेरे आगे उन्होंने बंदूक रखी थी एक, और पीछे मेरे आदमी एक बैठा, अतवादिया बैठ गया मेरे पीछे। मैं फिर डर गया, मैं नीचे उतरा गाड़ी से। जो मेन था ना उसको पूछा, मैं बोला अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। बोला बैठ जा, तुझे कंपनी तेरी में छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं बोला ठीक, बैठ गया। मैं बोला कहाँ भागूंगा, अब इतने लोग हैं, मैं कहाँ जाऊँगा भाग के, अब जो होना है तो वो तो होना ही है। उन्होंने क्या किया, मुझे लेके, तो वो जो आदमी बैठा था ना मेरे पीछे, उनका गेट आया, अपने गेट पर उतर गया, उसने अपनी बंदूक भी निकाली, आप उधर गया। उसने किया कि मुझे उधर के 500 रुपये दे दिए उधर के, कि जे ले टैक्सी को दे दिए पैसे, तो तुम अपनी कंपनी में चल जियो। तो मैं बोला ठीक है। वो लेके जा रहा, तो मैंने देख लिया कि मेरी कंपनी आ गई है। काफ़ी अंधेरा 11-12 का टाइम हो गया था। उनको मैं देख लिया, मेरी कंपनी यहीं मुझे यहीं उतार दी। उसने मुझे यहीं उतार दिया। हरजीत के सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरा देश सन्न है। हरजीत का दावा है कि उसकी आंखों के सामने ही 39 भारतीयों को गोली मारी गई, लेकिन भारत सरकार हरजीत के इस दावे को सच नहीं मानती है। 20 जून 2014 को विदेश मंत्रालय ने यह भी माना था कि आईएस के चंगुल में फंसे 40 भारतीयों में से एक भारतीय भाग निकला था और फिर उसने भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। हरजीत के मुताबिक आतंकियों के चंगुल से बचने के बाद भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने उसे कुछ दिनों तक वहीं रखा। बाद में उसे दिल्ली लाया गया और अलग अलग शहरों में रखा गया। दिल्ली उतरे सर, जब उन्होंने वो तो मुझे वहाँ छोड़कर उन्होंने किसी दूसरे को दे दिया था एयरपोर्ट पे। हाँ, वो मुझे गाड़ी में बिठा के तो फिर गुड़गांव लेके आ गया। गुड़गांव? हाँ गुड़गांव। ठीक है, थोड़ी दूरी है वो, एयरपोर्ट के बगल में ही। हाँ, वहाँ रखा फिर उन्होंने मुझे। वहाँ कहाँ पे रखा? घर था कोई, दफ्तर था कोई, कहाँ रखा? सर जंगल था, मतलब जंगल जैसी जगह थी। जंगल जैसी? हाँ, दरख्त थे बस। तो बस बीच में, जंगलों के बीच में था घर, जैसे जैसे घर हो ऐसे था घर। वहाँ रखा? हाँ जी, वहाँ रखा। कितने दिन तक रहे वहाँ तुम? सर वहाँ तो मैं 3 महीने रहा हूँ। वहाँ कौन लोग मिलने आते थे तुमसे? सर मिलने तो आता था एक अफसर, वो कभी कभी आता था, 1 महीने बाद 2 महीने बाद। तो बाकी वो 3-4 लोग मेरे साथ रहते थे। वो अफसर क्या पूछता था आपसे? यही वो भी आता था बस, और कुछ नहीं पूछता था। फिर तू ठीक है, कोई तुझे दिक्कत नहीं, कोई तुझे तंग तो नहीं करता जहीं? उस वाकया के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ था? ना। और रास्ते में पूछ लिया, बस पूछ लिया। जो बाद मैंने पूछा भी क्या हुआ, कि बस यही, तुझे कोई तंग तो नहीं करता, बस यही पूछते रहे, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं उनको यही पूछा, सर मुझे घर भेज दो, अब क्या करना रखे। 3 महीने गुड़गांव रहे, फिर उसके बाद? फिर सर वो मुझे बोले कि अब तेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उन को ISI को थोड़ा डर है, तुझे ढूंढ रहे हैं, थोड़ा खतरा है, इसलिए तुझे यहीं रख रहे हैं। तो अब ऐसे कर 2 महीने चले जा थे बेंगलोर, कोर्स कर ले तू, तो फिर तुझे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। तो मैं बोला चलो ठीक है। 2 महीने चलो मैं रहा वहाँ। गुड़गांव से तुम्हें बेंगलोर भेज दिया? बेंगलोर में कहाँ रहते थे? सर बेंगलोर में कौन सी जगह थी, वो PG था, लेकिन जहाँ रखा था मुझे, अकेला रहता था वहाँ मैं। हरजीत के मुताबिक वो जिन अधिकारियों की देखरेख में था, उन्होंने इसे नौकरी देने का भी वादा किया था। इस बात की पुष्टि के लिए हरजीत एक ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिसमें वो किसी से अपनी नौकरी की बातें कर रहा था। अब क्या करोगे ये बताओ मुझे, है ना? यहाँ नहीं करना तो दिल्ली में बुला लो, तुम्हें दिल्ली में कर लोगे। सर लेकिन है काम कौन सा है बता दो पहले मुझे। सर आप तो बोल रहे कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। नहीं उसके लिए नहीं, वो तो उसके लिए जरूरी था थोड़ा सा, यहाँ के लिए ना, वहाँ के लिए जरूरी क्या, यदि चाहते हो तो दिल्ली बुला लेता हूँ, दिल्ली में कर लो। सर काम कौन सा करना पड़ेगा ये तो बता दो थोड़ा। नहीं काम है ना, तो काम तो सारे काम करने पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं। कंप्यूटर वाला नहीं सीखना चाहते तो बिजली वाला काम करवा देता हूँ। नहीं सर कोई भी काम करूंगा, कोई बात नहीं है। हाँ तो वो है ना, वो कंप्यूटर वाला नहीं करना चाहते तो बिजली वाला जो है ना, जो काम किया था वो काम कर ले। सर लेकिन सरकारी गवर्नमेंट होनी चाहिए सर, है ना? अभी प्राइवेट हो तो 2 महीने लगा के फिर मुझे बोलो भी नहीं बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी गवर्नमेंट का ही था। हरजीत के सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरा देश सन्न है। हरजीत का दावा है कि उसकी आंखों के सामने ही 39 भारतीयों को गोली मारी गई, लेकिन भारत सरकार हरजीत के इस दावे को सच नहीं मानती है। दादी मां सतिंदर सिंह जी, पंजाब से आई हाँ, समझ 11 महीने हो गए, पता नहीं लगता किथे नहीं गए।
ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ, ਐਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦਵਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਕੀਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ बहुत डिले कर रही है। बीच बीच में हम लोग 6-7 बार आकर मैडम से मिले हैं। हर बार मैडम ने हम लोग को संतुष्टि दिए हैं, वो लोग मारे नहीं गए हैं, वो लोग जिंदे हैं। फिर भी हम लोग का मन विचलित हो जाता है। फिर हम लोग मैडम से मिलने का तमन्ना रखते हैं कि कुछ नया खबर आया होगा तो मैडम बताएंगी। किसी को अपने पोते का इंतजार है तो कोई अपने दामाद के घर लौटने की राह देख रहा है। ये सभी उन्हीं 39 भारतीयों के रिश्तेदार हैं जिनकी मौत की कहानी पर आईएस के चंगुल से बचकर आए हरजीत मसीह ने भी मुहर लगाई है। लेकिन भारत सरकार को हरजीत की इस कहानी पर एतबार नहीं। सरकार की विदेश मंत्री का दावा है कि हरजीत झूठ बोल रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि हरजीत जिन 39 भारतीयों की मौत की कहानी सुना रहा है वो सभी जिंदा हैं और अपने इस दावे के पीछे विदेश मंत्री 8 सूत्रों का हवाला भी दे रही हैं। इस पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यकीन करने का मतलब है तलाश छोड़ देना और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगी। मैं अपनी तलाश जारी रखूंगी और हर दिन जब एक नया सोर्स जुड़ता है तो मेरा हौसला और बढ़ता है। और इस 8वें सोर्स के कारण, जैसे मैंने कहा, मेरा हौसला बहुत बड़ा है। तो इन सबको मैंने बताया है कि भगवान पर भरोसा रखो और सरकार पर भरोसा रखो। इराक से गायब हुए उन 39 भारतीयों के ये रिश्तेदार विदेश मंत्री से उनकी सलामती का समाचार जानने के लिए पहुंचे हैं। सरकार ने इन सभी को, इराक से लापता इनके रिश्तेदारों को जल्द ही भारत लाने का भरोसा दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आईएस के चंगुल से बचकर लौटे हरजीत ने उन 39 भारतीयों की मौत की कहानी का खुलासा किया है। ऐसे में सरकार का उनके जिंदा होने का दावा करना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि अगर सरकार बार बार उन 39 भारतीयों के जिंदा होने का दावा कर रही है तो इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रही कि वो 39 भारतीय कहां हैं? सवाल ये भी है कि अगर हरजीत झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? आतंकी संगठन के हाथों अगवा हुए 40 भारतीयों में से सिर्फ हरजीत ही एक ऐसा चश्मदीद है जो उस रोज उन 39 भारतीयों के साथ था। सिर्फ हरजीत ही एक ऐसा शख्स है जो अपनी आंखों से सब कुछ देखने का दावा करता है। वो सभी 39 भारतीय हरजीत के दोस्त थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वो जिंदा होते तो हरजीत उनकी मौत की कहानी क्यों सुनाता? इससे हरजीत को क्या फायदा होगा? और इसीलिए हरजीत के सामने आने के बाद 39 भारतीयों के जिंदा होने के सरकार के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का बयान जुम्मेवारी से दिया गया बयान नहीं है। हम विदेश मंत्री का सम्मान करते हैं, वो बहुत जुम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं, पर ये सरकार का बयान कि आज भी वो लोग जिंदा हैं, जबकि उनमें से एक हरजीत मसीह ये कह रहा है कि दुर्दांत तरीके से उन 39 साथियों की हत्या कर दी गई है, तो मुझे लगता है ये असंवेदनशील है और गैर जुम्मेवाराना भी है। विपक्षी दल इस मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस मामले में सच्चाई छिपा रही है। ऐसे में हकीकत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ हरजीत अपने साथियों की हत्या की कहानी सुना रहा है तो दूसरी तरफ सरकार 8 सूत्रों का हवाला देकर 39 भारतीयों को खोजने की बात कर रही है। और इन सब के बीच अधर में फंसी है उन परिवार वालों की जिंदगी जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर वाकई इराक से गायब 39 भारतीय जिंदा हैं और सरकार के पास उनके जिंदा होने की जानकारी है तो वो कहां हैं? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इराक में आईएस के आतंकियों के हाथों 39 भारतीयों की हत्या की कहानी में हरजीत मसीह सबसे बड़ा गवाह बनकर सामने आया है, लेकिन सरकार उसकी इस गवाही को
सच नहीं मान रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इराक में अगवा हुए 39 भारतीयों की हत्या नहीं की गई है तो फिर वो कहां है? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।